हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ अतुल में। आज हम लोग क्लास 10th के ही मृदा संसाधन के 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन में भी आपके एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन आपके पूछे ज़रूर जाएंगे। तो इन प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि पंजाब और हरियाणा कम वर्षा का क्षेत्र है पर फसलों के उत्पादन में अग्रणी है, ऐसा क्यों? तो बच्चों, हम लोग देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो आती है तो केरल के मालाबार तट पे टकराने के बाद ये पश्चिम तटीय क्षेत्रों में होते हुए और विंध्याचल और सतपुड़ा के पर्वत तक आते आते ये अपना अस्तित्व खो देती है। अरावली पर्वत के से टकराने के बाद राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में वर्षा तो करवा देती है, उसके बाद ये धीरे धीरे इसका जो होता है इंटेंसिटी उसका पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है। दूसरी ओर जो दक्षिण पश्चिम मानसून का जो पूर्वी हवा का जो भाग होता है, जो बंगाल की खाड़ी से होते हुए जो गारो खासी जयंतिया से टकराती है और फिर उसमें से जो कुछ बचती है वो बिहार और यूपी के में कुछ थोड़ा बहुत वर्षा करवाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है एक तरह से वृष्टि छाया का क्षेत्र बन जाता है, जहाँ पे वर्षा उतनी अधिक नहीं हो पाती है जितना कि हमारे उत्तर के मैदानी भागों में होती है। लेकिन इन सभी के होते हुए भी पंजाब और हरियाणा में कम वर्षा का क्षेत्र है, फिर भी फसल का उत्पादन इतना तेज़ी से हो रहा है, ऐसा क्यों? तो इसके लिए ये महत्वपूर्ण कारण है कि पंजाब और हरियाणा में प्रमुख कारण है कि वहाँ पे नहरों का जाल सा बिछा दिया गया है। हम जैसा कि जानते हैं कि भाखड़ा नांगल डैम जो कि पंजाब और हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में ही है, वहाँ पे भाखड़ा नांगल डैम से पंजाब और हरियाणा और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को आसानी से जल मिल जाती है। इंदिरा गांधी नहर जिसे सिंचाई के लिए जल आसानी से मिल जाता है। नहरों का एक तरह से बहुत ही बड़ा जाल सा बिछा दिया गया और पंजाब का जो दक्षिणी भाग है, जो मैदानी क्षेत्र है, ये मैदानी भाग जो है दोमट मिट्टी का क्षेत्र है। दोमट मिट्टी के बारे में हम जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है, जिसमें किसी भी तरह का फसल बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छा होता है। तो दोमट मिट्टी का भाग हो गया। और दूसरा और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि 1960 के दशक में, लगभग 1967 में हरित क्रांति हुआ था, जिसके जनक डॉक्टर एस एम स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। उन्होंने कुछ ऐसे बीजों के बारे में बताया जो बीज कम जगह पे बहुत अच्छा उत्पादन देती है। उन्नत तो यहाँ के किसान क्या है, पहला नंबर तो यहाँ के किसानों की जो ज़मीन है वो जोतों का आकार थोड़ा बड़ा है। जोत का आकार बड़ा होने के कारण वो एक ही बड़े से एरिया में एक बार में अच्छी खेती कर पाते हैं। और दूसरा है कि उन्नत किस्म का जो हरित क्रांति के दौरान जो बीज का इस्तेमाल किया गया था 1960 के दशक में, उन बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो बीज क्या है कि कम ही जगह में बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देते हैं। जिस जगह पे मानते हैं बिहार में अगर जिस जगह पे 20 कुंटल का खेती होता होगा 1 बीघे में, तो वहाँ 1 बीघे में 20 कुंटल से बहुत ही ज़्यादा 30-40 कुंटल तक का अनाज हम प्राप्त कर पाते हैं। वो है उन्नत बीज का। और साथ में क्या है कि वहाँ के जो किसान हैं वो टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले रहे हैं, मिट्टियों का परीक्षण कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। उसके बाद है सो नए नए तरह के मतलब जो क्रॉप से रिलेटेड जो मशीनरी है उनका भी उपयोग कर रहे हैं और बड़े स्केल पे कर रहे हैं। तो उनको ज़्यादा मुनाफा और बहुत ही अच्छा तापमान हो जाने के कारण खास करके गेहूं जैसे अनाज का उत्पादन बहुत ही बड़े स्केल पे किया जा रहा है। तो यही सब कारण है कि पंजाब और हरियाणा में इस तरह का जो टेक्नोलॉजी, चाहे हरित क्रांति के दौरान जो बीज का इस्तेमाल किया गया था जिसको उन्नत बीज कहा जाता है, ये सब यूज़ किए। बड़ा जोतों का आकार है, जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। यही कारण है कि पंजाब और हरियाणा में कम वर्षा होते हुए भी इन जगहों पे अच्छा फसल किया जा रहा है और ये अग्रणी राज्य है फसल के उत्पादन में। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड और उड़ीसा की मिट्टी प्रायः लाल रंग की होती है जबकि महाराष्ट्र की मिट्टी में यह रंग नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? तो
जैसा कि हम देखते हैं कि झारखंड की मिट्टी, झारखंड और उड़ीसा की मिट्टी है जो लाल रंग की होती है। तो लाल लाल मिट्टी के बारे में पहले देखेंगे कि लाल मिट्टी का बनता कैसे है। तो लाल मिट्टी का निर्माण क्या होता है कि लोहे और मैग्नीशियम के खनिज से होता है। खनिज युक्त जो रवेदार और रूपांतरित आग्नेय का जो चट्टान होता है, उसी के टूटने से, तनाव उत्पन्न होने से इन मिट्टियों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि लोहे की उपस्थिति बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है। लोहे की उपस्थिति के कारण ये लाल सा दिखने लगता है, और जब भी इसमें हम पानी डालते हैं तो ये पीला जैसा भी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर ये मिट्टी किस किस क्षेत्र में हमको, तो खास करके दक्षिण पठारी वाला भाग में, जितना भी पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है, पूर्वी तटीय भारत का जो क्षेत्र है, तमिलनाडु का भी कुछ भाग है, 2/3 भाग तमिलनाडु का, और छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब क्षेत्रों में हमको लाल मिट्टी बहुत ही अधिक मात्रा में देखने के लिए मिलेगा। वहीं काली मिट्टी का क्या है कि काली मिट्टी में होता है, ये इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ये बेसाल चट्टानों के टूटने से बनता है, और इस मिट्टी का जो कलर होता है वो काला होता है, क्योंकि इसमें है ना लोहा और एल्युमिनियम युक्त जो पदार्थ एक होता है जिसको टाइटेनोमैग्नेटाइट कहा जाता है। और उसके साथ क्या होता है कि ह्यूमस का मात्रा और एल्युमिनियम के सिलिकेट का मात्रा मिला हुआ होता है। यही कारण है कि इसका रंग काला होता है, और लाल मिट्टी का आयरन और मैग्नीशियम के अधिक प्रधानता के कारण इसका रंग लाल होता है। तो यही कारण है कि झारखंड और उड़ीसा में हमको लाल मिट्टी अधिक देखने के लिए मिलता है, जबकि महाराष्ट्र में लाल कलर का मिट्टी हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। ज़्यादातर हमको काला मिट्टी दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न यह है कि हिमाचल में हमको सीढ़ी नुमा खेत मिलता है, ऐसा क्यों? तो देखिए, हिमाचल हमारे भारत का ही एक राज्य है, हिमाचल प्रदेश के नाम से है। भारत का उत्तरी कुछ राज्य है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, आपका हो गया लद्दाख का कुछ भाग हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ये सब क्या है, ये सब पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे पर्वतीय ढाल वाला ये क्षेत्र है। यहाँ पे हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के जैसा मैदानी भाग है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पे कैसा ज़मीन है, यहाँ पे ढाल वाला ज़मीन है। अब यहाँ के लोगों के लिए तो ढाल वाला ज़मीन को ही अपने अनुकूल बनाना होगा, चाहे उसको रहने के लिए या फिर खेती करने के लिए। तो वो लोग खेती कैसे करेंगे? ढाल वाली ही ज़मीन पे किसी भी तरह से खेती करना होगा। तो देखिए क्या होता है कि ढाल वाले ज़मीन पे जब भी पर्वतीय भागों में बारिश होगा तो तेज़ गति से पानी ऊपर से नीचे की तरफ, मैदानी भाग की तरफ उतरेगा। तेज़ गति से जब पानी नीचे की तरफ उतरेगा तो वो क्या करेगा, मिट्टी का जो सबसे ऊपरी परत होता है, जिसको ए परत कहा जाता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। अब ये पानी जब इतना तेज़ गति से नीचे की तरफ आएगा तो जो ऊपरी परत में जितने भी तत्व पाए जाते हैं मिट्टी में, जो कि एक पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, ये तत्व को तो उड़ाते हुए नीचे की तरफ एकदम बिखेर देगा, मतलब पूरा लेते हुए चला जाएगा। वो तो मिट्टी अनफर्टाइल हो जाएगा, उसका पोषक तत्व ही ख़त्म कर देता है। अब क्या करते हैं कि लोग वहाँ पे किसी तरह अपना जीवन यापन करने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए तो अब खेती करेंगे ही खाने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं। सीढ़ी नुमा जैसे कि हमारे घर में छत पे जाते हैं तो सीढ़ी कैसे, छत पे ऐसे ऊंचाई की तरफ, मतलब सीढ़ी बनाते हैं, छोटा छोटा सीढ़ी बनाते हैं। उसी तरह से वो लोग वहाँ क्या करते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य में, या फिर असम या फिर अरुणाचल प्रदेश में ये सब देखने के लिए मिलता है, या फिर पठारी इलाका में भी, कि सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं। अब सीढ़ी नुमा खेत इस तरीके से बनाते हैं कि जब भी पानी ऊपर से नीचे की तरफ आए तो वो सीढ़ी बाई सीढ़ी रुकते हुए उतरते धीरे धीरे आए। अब क्या होगा ना कि ऐसा जो फसल जिसको बहुत ही ज़्यादा पानी का आवश्यकता होगा, उस तरह का फसल को हम क्या करेंगे, सीढ़ी नुमा खेती के दौरान उन फसलों को उस जगह पे रोपेंगे। अब क्या होगा कि जब भी वर्षा होगा, वर्षा का बूंद पानी जब नीचे की तरफ आएगा तो वो पानी है जो हर सीढ़ी बाई सीढ़ी होते हुए आएगा, ताकि हर पौधे को आसानी से पानी मिल सके। तो यही है कि पानी का रुकावट भी बना रहे, इसके लिए हम सीढ़ी का निर्माण कर देते हैं कि ताकि पानी रुक रुक के आए, और हर स्टेप बाय स्टेप जो पौधे, हम किसी भी प्रकार का फसल जो किए उसको पानी भी मिलते रहे, तेज़ी से मिट्टी का कटाव नहीं हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि हिमाचल और जैसे भी पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पे ढाल वाला भूमि है, वहाँ पे हम इसीलिए सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, ताकि हम मिट्टी के कटाव को रोक सकें, एक अच्छा फसल को उपजा सकें।